Very good evening to all of you. Welcome to Learn Next Nursing. This is Nikita here. As you all know that I'm taking PYQ series for all of you. So today we will discuss series number 13. Okay, so start करते हैं. Question number 1. Just a minute. Okay, question number 1 what says there are all the components included in physical quality of life index except. आपको क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो फिजिकल क्वालिटी लाइफ इंडेक्स होता है उसके सारे कंपोनेंट्स आपके ऑप्शन में दिए हैं एक्सेप्ट वन. ठीक है. ऑप्शन नंबर ए क्या है? लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट 1 ईयर, इन्फेंट मोर्टालिटी रेट, बेसिक लिटरेसी रेट, पर कैपिटा इनकम. फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू नो कि ये फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स होता क्या है, क्या मेजर करते हैं हम इससे. सी, फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स जो होता है इट इज यूज टू मेजर द क्वालिटी ऑफ लाइफ. मेजर क्वालिटी ऑफ लाइफ. ठीक है, ये इंडेक्स एक टूल की तरह काम होता है टू मेजर द क्वालिटी ऑफ लाइफ. ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं वेलबींग ऑफ अ कंट्री. आपसे ये भी पूछा जा सकता है दैट फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स इज यूज्ड टू. ठीक है, सो हो सकता है कि मेजर क्वालिटी ऑफ लाइफ दे दे या फिर ये भी दे सकते हैं वेलबींग ऑफ अ कंट्री और टू मेजर वेलबींग ऑफ अ कंट्री. ठीक है, देन ये फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स के टोटल 3 कंपोनेंट होते हैं. 3 कंपोनेंट्स ऑफ फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स. ठीक है, नंबर फर्स्ट कंपोनेंट होता है बेसिक लिटरेसी रेट. बेसिक लिटरेसी रेट. सेकेंड कंपोनेंट होता है इन्फेंट मोर्टालिटी रेट दैट इज IMR. एंड थर्ड होता है लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट एज 1. ठीक है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट एज 1. ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू आर ऑप्शंस पर कैपिटा इनकम यानी कि जो ऑप्शन नंबर डी है वो फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स का कंपोनेंट नहीं बनता है, जबकि लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट 1 ईयर, infant mortality rate and basic literacy rate, these are the components of physical quality of life index. Clear? Okay, next question. Okay, question number 2 says all of the following are age dependent factor of anthropometry except. ठीक है, दिस इज नॉट एंथ्रोपोमेट्री, दिस इज एंथ्रोपोमेट्री. ठीक है, सो जो भी एंथ्रोपोमेट्री में हम करते हैं हाइट, वेट, हेड सर्कमफ्रेंस, चेस्ट सर्कमफ्रेंस, मीटर पर आर्म सर्कमफ्रेंस, बॉडी मास इंडेक्स, दीज ऑल आर द एज डिपेंडेंट फैक्टर्स एक्सेप्ट वन. ऐसा कौन सा आंसर है जो कि एज डिपेंडेंट एंथ्रोपोमेट्री नहीं होता है? ठीक है, चेस्ट सर्कमफ्रेंस, हेड सर्कमफ्रेंस, मिड आर्म सर्कमफ्रेंस या फिर बॉडी मास इंडेक्स. ठीक है, देखो इसके लिए ना हमको एज डिपेंडेंट फैक्टर्स एंड नॉन एज डिपेंडेंट फैक्टर यानी कि एज इंडिपेंडेंट फैक्टर्स के बारे में पता करना पड़ेगा. ठीक है, तो एक साइड लिखो एज डिपेंडेंट फैक्टर्स, एक साइड लिखो एज इंडिपेंडेंट फैक्टर्स. एज डिपेंडेंट फैक्टर्स कौन से होते हैं? हाइट, वेट, हेड सर्कमफरेंस, चेस्ट सर्कमफरेंस. ठीक है, दिस आर एज डिपेंडेंट फैक्टर्स. ओके, देन व्हाट अबाउट एज इंडिपेंडेंट फैक्टर जो कि एज पे डिपेंड नहीं करते हैं? दैट इज मिड अपर आर्म सर्कमफ्रेंस या फिर मिड आर्म सर्कमफ्रेंस. ठीक है, देन वेट फॉर हाइट एंड स्किन फोल्ड थिकनेस. स्किन फोल्ड थिकनेस. ठीक है, सो लेट्स गो बैक टू द क्वेश्चंस.
एज डिपेंडेंट फैक्टर्स अभी हमने पढ़ा था कौन कौन से होते हैं, चेस्ट सर्कमफ्रेंस होता है, ओके, हेड सर्कमफ्रेंस होता है, यस, बॉडी मास इंडेक्स होता है, यस, क्योंकि बॉडी मास इंडेक्स को निकालने के लिए हमको क्या क्या लगता है, हाइट भी लगता है एंड वेट भी लगता है। हेड सर्कमफ्रेंस भी हमारा एज डिपेंडेंट होता है, बट ये जो मिड आर्म सर्कमफ्रेंस है या फिर जो मिड अपर आर्म सर्कमफ्रेंस है वो कौन सा फैक्टर होता है, एज इंडिपेंडेंट फैक्टर्स ऑफ द एंथ्रोपोमेट्री। क्लियर, समझ में आया ये क्वेश्चन अच्छे से, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, which electrolyte imbalance is associated with loop diuretics? ओके, आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि लूप डायूरेटिक से कौन सा इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होता है, ठीक है। ऑप्शंस दिए हैं हाइपरकैलेमिया, ऑप्शन बी दिया है हाइपोकैलेमिया, ऑप्शन सी दिया है हाइपरनेट्रेमिया एंड ऑप्शन 4 दिया है हाइपरवोलेमिया। सी, सबसे पहली बात, हम डायूरेटिक्स क्यों देते हैं, ताकि जो भी एक्सेसिव फ्लूइड है बॉडी में वो बाहर निकल सके, ठीक है। एंड अब आपसे लूप डायूरेटिक पूछा है, तो लूप डायूरेटिक्स में एग्जांपल कौन सा आता है आपका, लैसिक्स या लैक्सिस नहीं सॉरी, लैसिक्स, और एक आता है फ्यूरोसेमाइड, टॉर्सेमाइड, ठीक है। सो अगर आपको एक्सेसिव फ्लूइड बाहर निकालने के लिए इंजेक्शन दिया जा रहा है, तो कौन सा ऐसा इलेक्ट्रोलाइट इंबैलेंस होगा जो हो सकता है, हाइपरकेलेमिया, हाइपोकेलेमिया, हाइपरनेट्रेमिया या फिर हाइपरवोलेमिया। सी, हाइपरवोलेमिया कभी नहीं होगा क्योंकि एक्सेसिव फ्लूइड को बाहर निकाल रहे, तो ऑलवेज इट विल बी देयर हाइपोवोलेमिया, ठीक है। देन ओके, अगर हम लूप डायूरेटिक्स देते हैं तो क्या क्या चेंजेस हमको मिलते हैं, कॉम्प्लिकेशंस की तरफ पे लिखो, कॉम्प्लिकेशन ऑफ लूप डायूरेटिक, नंबर 1, वॉल्यूम डिप्रेशन डिप्लीशन, वॉल्यूम जो है वो कम हो जाएगी, दैट इज हाइपोवोलेमिया होगा, कभी भी हाइपरवोलेमिया नहीं होगा, ठीक है। एजोटेमिया, क्योंकि वेस्ट प्रोडक्ट्स जो है यूरिया, क्रिएट, ये सब कुछ क्या है अंदर ही रह जा रहे, जिसकी वजह से क्या होगा, एजोटेमिया की कंडीशन, बिकॉज वेस्ट प्रोडक्ट्स आर इंक्रीजेस इन द ब्लड, ठीक है। देन हाइपोकेलेमिया, क्योंकि जो पोटेशियम है वो बाहर निकल जाएगा, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ यूरिन, तो हाइपोकोलेमिया हो जाएगा, ठीक है। हाइपोनेट्रेमिया, सोडियम जो है वो भी ब्लड से बाहर निकल जाएगा जिससे कि ब्लड में हाइपोनेट्रेमिया हो जाएगा, ठीक है। हाइपर यूरिसेमिया, ठीक है। सो आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाता है, हाइपोकेलेमिया, ठीक है। हाइपोकेलेमिया करवाएगा, हाइपरकेलेमिया नहीं करवाता, हाइपरनेट्रेमिया नहीं करवाता। हाइपरकेलेमिया एंड हाइपरनेट्रेमिया ये कंडीशन कब होगी, जब जो फ्लूइड रिटेंशन हो रहा है बॉडी में, ठीक है, तब हमको हाइपरकेलेमिया, हाइपरनेट्रेमिया, ये सारे इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंसेस ज्यादा मिलेंगे, ठीक है। हाइपोकेलेमिया कब होगा, जब यूरिन से एक्सेसिव फ्लूइड जो है वो बाहर निकाला जा रहा है, तो उस फ्लूइड जो कि यूरिन के फॉर्म में बाहर निकल रहा है उसी में ये पोटेशियम, सोडियम, ये सब कुछ जो है ये भी एक्सक्रीट आउट होगा, क्लियर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following findings suggest to worsening condition of the dengue or severe dengue symptoms except, आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि आपको जो चार ऑप्शंस दिए गए हैं उसमें से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो ये बताता है कि एक पेशेंट को डेंगू था और अब उसकी कंडीशन बहुत ज्यादा खराब हो रही है, वर्सनिंग हो रही है, या फिर सीवियर डेंगू का सिम्टम क्या है, एक्सेप्ट वन, चार सिम्टम्स दिए हुए हैं, ठीक है। तो उसमें से आपसे पूछा गया है कि ऐसा कौन सा सिम्टम है जो सीवियर डेंगू का सिम्टम नहीं है, या फिर ऐसा कौन सा सिम्टम है जो डेंगू जिस पेशेंट को है उसकी हालत जो है वो ज्यादा खराब हो रही है, उसकी कंडीशन वर्सनिंग होती जा रही है, एक्सेप्ट वाला क्वेश्चन है, ठीक है। सीवियर एब्डोमिनल पेन, परसिस्टेंट वॉमिटिंग, हाई ग्रेड फीवर, या फिर ब्लड इन वॉमिट एंड स्टूल, ठीक है। इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, एक तो डेंगू फीवर के सिम्टम्स कौन से होते हैं और एक सीवियर डेंगू के सिम्टम्स कौन से होते हैं, सो राइट डाउन
डेंगू फीवर सिम्टम्स, एंड एक साइड लिखो सीवियर डेंगू फीवर सिम्टम्स, सीवियर डेंगू फीवर में क्या मिलेगा, हाई फीवर, ठीक है। देन फीलिंग वीक एंड फटीग, फीलिंग एंड फीवर कितना मिलता है, अप्रोक्सीमेटली 104 डिग्री फ़ारेनहाइट तक के ये फीवर जाता है, ठीक है। और क्या दिखेगा डेंगू फीवर में, हेडेक, मसल वीकनेस, ठीक है, जॉइंट पेन, नोजिया वॉमिटिंग, एक और चीज मिलती है दैट इज स्वोलन ग्लैंड्स एंड रैश, स्वोलन ग्लैंड्स एंड रैश, ठीक है। ये किस चीज के सिम्टम्स हो गए, ये सिम्टम्स हो गए हमारे डेंगू फीवर के, ठीक है। एंड सीवियर डेंगू फीवर में हमको क्या क्या मिलेगा, सीवियर डेंगू फीवर में वी विल गेट, सबसे पहली बात ये जो सीवियर डेंगू सिम्टम्स होते हैं, ठीक है, ये हमेशा आते हैं जब फीवर चला जाता है, ठीक है। राइट डाउन सीवियर डेंगू सिम्टम्स often come after the fever has gone away, फीवर आकर चला गया है, ठीक है, उसके बाद में ये सीवियर डेंगू सिम्टम्स, सीवियर डेंगू के जो सिम्टम्स है वो हमको दिखते हैं, ठीक है। इसमें नंबर 1 होता है सीवियर एब्डोमिनल पेन, सीवियर एब्डोमिनल पेन, या फिर परसिस्टेंट वॉमिटिंग, ओके। कंटिन्यूएशन में लिखो रेस्टलेसनेस एंड रैपिड ब्रीदिंग, ब्लीडिंग गम्स और नोज, एपिस्टेक्सिस मिल सकता है, ठीक है, ब्लड इन वॉमिट और स्टूल, ठीक है, बीइंग वेरी थर्स्टी, पेल, ठीक है, देन कोल्ड स्किन, ये सब हमको मिलता है उन कंडीशन में जिसमें कि वी कैन से कि ये जो पेशेंट है जिसको डेंगू फीवर है उसकी कंडीशन खराब हो रही है, ठीक है, वर्सनिंग कंडीशन होती जा रही है। सो अकॉर्डिंग टू डेंगू फीवर एंड सीवियर डेंगू फीवर के सिम्टम्स, ऐसा कौन सा सिम्टम है जो कि सीवियर डेंगू फीवर का सिम्टम नहीं होता है, यस दैट इज हाई ग्रेड फीवर। अभी हमने देखा कि सीवियर डेंगू फीवर के सिम्टम या फिर ऐसी कंडीशन उस पेशेंट की, उसका डेंगू फीवर जो कि वर्सनिंग होता जा रहा है, वो कब दिखते हैं, जब फीवर आकर चला जाता है, ठीक है। डेंगू फीवर में जो है हाई ग्रेड फीवर परसिस्टेंटली प्रेजेंट रहता है, क्लियर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, identify the current sequence that is correct sequence that is 7 P's of endotracheal intubation। जब एंडोट्रेकियल इंट्यूबेशन करते हैं तो करेक्ट 7 P's का सीक्वेंस क्या होता है, ठीक है, ये आपसे पूछा गया है। ऑप्शन ए क्या कह रहा है, प्रिपरेशन, प्री ऑक्सीजनेशन, पोजीशन एंड प्री ट्रीटमेंट। ऑप्शन बी इज सेइंग प्रिपरेशन, प्री ऑक्सीजनेशन, प्री ट्रीटमेंट एंड पोजीशन। ऑप्शन सी इज सेइंग प्रिपरेशन, पोजीशन, प्री ऑक्सीजनेशन एंड प्री ट्रीटमेंट। प्रिपरेशन, पोजीशन, प्री ऑक्सीजनेशन, प्री ट्रीटमेंट। सी, राइट डाउन द सीक्वेंस ऑफ द 7 P's। जब भी हमें इंट्यूबेशन करना होता है
तो एक रैपिड सीक्वेंस होता है इंक्यूबेशन का, जो भी आप प्रिपेयर करते हो. सो 7 P's ऑफ इंक्यूबेशन सीक्वेंस. नंबर 1 P क्या कहता है? प्रिपरेशन. नंबर 2 P क्या कहता है? प्री ऑक्सीजनेशन. जस्ट अ मिनट. नंबर 3 P क्या कहता है? प्री ट्रीटमेंट. नंबर 4 क्या कहता है? पैरालिसिस विथ इंडक्शन, यानी कि हम खुद से सेडेशंस देके पैरालाइज करते हैं. नंबर 5th P इज प्रोटेक्शन. नंबर 6th इज प्लेसमेंट. नंबर 7th इज पोस्ट इंट्यूबेशन मैनेजमेंट. क्लियर? सो अब देखते हैं कि सीक्वेंस करेक्ट कौन सा होता है. प्रिपरेशन करेंगे पहले, प्री ऑक्सीजनेशन करेंगे, पोजीशन करेंगे. नो, प्री ट्रीटमेंट पहले आना चाहिए था. ऑप्शन ए गलत हो गया. ठीक है. ऑप्शन नंबर 2 क्या कहता है? प्रिपरेशन करोगे, यस. प्री ऑक्सीजनेशन करोगे, यस. प्री ट्रीटमेंट दोगे, यस. पोजीशन दोगे, यस. ठीक है, देखते हैं. थर्ड ऑप्शन क्या कहता है? पहले प्रिपरेशन करोगे देन पोजीशन करोगे. नो, हम हमेशा प्रिपरेशन के बाद प्री ऑक्सीजनेशन करते हैं. प्रिपरेशन करोगे, पोजीशन करोगे. नो, प्रिपरेशन के बाद हमेशा प्री ऑक्सीजनेशन के बाद प्री ट्रीटमेंट, देन पैरालिसिस विद इंडक्शन, प्रोटेक्शन, प्लेसमेंट एंड पोस्ट इंट्यूबेशन मैनेजमेंट. ठीक है. सो यहाँ पे करेक्ट सीक्वेंस कौन सा हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी. जरूरी नहीं है कि सातों पीस दिए जाएंगे, हो सकता है कि स्टार्टिंग के 3 P दे दे, स्टार्टिंग के 4 P's दे दे और आपको करेक्ट सीक्वेंस ऑफ एंडोट्रिकल इंट्यूबेशन पूछ लिया जाए. ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया है नॉट सेट में. क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके. आइसोलेशन एंड क्वारंटाइन. Isolation and quarantine is widely used in presently scenario during pandemic COVID-19. ठीक है, COVID-19 में isolation and quarantine करते थे. ओके. Which of the following options best describes both term? ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो इन दोनों टर्म को अच्छे से बताता है कि व्हाट इज क्वारंटाइन, व्हाट इज आइसोलेशन, व्हाई वी नीड टू डू क्वारंटाइन, व्हाई वी नीड टू डू आइसोलेशन. ठीक है. तो ऑप्शन ए क्या कहता है? Quarantine is for infected people who are travel from high infected area to low infected area. ठीक है, क्वारंटाइन जो है वो इन्फेक्टेड पीपल के लिए था जो कि ट्रैवल कर रहे थे हाई इन्फेक्टेड से लो इन्फेक्टेड एरिया के लिए. ठीक है. देन isolation is for infected people who are travel from high infected area to low infected area. Option third is isolation is for the healthy people who are contacted to infected people. Quarantine is for healthy people who are contacted to the infected people. See, isolation कब यूज करते हैं? For the people, write down. Isolation कब यूज करते हैं? Isolation for the people who are already sick. ठीक है. एंड क्वारंटाइन किसके लिए यूज करते हैं? क्वारंटाइन क्यों यूज करते हैं? यस. Yes, quarantine is used for the people who are not sick. Use for people who are not sick but may have been exposed. बट उनको एक्सपोजर हो सकता है. ठीक है, इसके लिए हम क्या करते हैं? क्वारंटाइन. तो हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या बनता है? देखो, क्वारंटाइन इज फॉर इन्फेक्टेड पीपल हु आर ट्रैवल फ्रॉम हाई इन्फेक्टेड एरिया टू लो इन्फेक्टेड. नहीं, क्वारंटाइन में तो ऐसा होता ही नहीं है कि जो इन्फेक्टेड होता है तो हाई से लो कैसे जाएगा. आइसोलेशन इज फॉर इन्फेक्टेड पीपल हु आर ट्रैवल फ्रॉम हाई इन्फेक्टेड एरिया टू लो इन्फेक्टेड एरिया. नो, आइसोलेशन तो हेल्दी पीपल्स के लिए, सॉरी, आइसोलेशन तो उनके लिए किया जाता है जो ऑलरेडी सिक होते हैं. ठीक है, जिनसे दूसरों को ना हो जाए.
आइसोलेशन इज फॉर द हेल्दी पीपल हु आर कॉन्टैक्टेड टू इन्फेक्टेड पीपल, नो वो तो ऑलरेडी इन्फेक्टेड होते हैं. क्वारंटाइन इज फॉर हेल्दी पीपल हु आर कॉन्टैक्टेड टू द इन्फेक्टेड पीपल. यस, सो ऑप्शन नंबर 4 जो है वो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा. क्लियर, क्वारंटाइन इज फॉर हेल्दी पीपल हु आर कॉन्टैक्टेड टू द इन्फेक्टेड पीपल. क्लियर. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. Most of the catheters have diameter in French. Exactly what is the meaning of the French unit? ठीक है, आपने देखा होगा जब भी कैथेटर्स हम डालते हैं फॉलिस कैथेटर्स तो उनकी यूनिट हमेशा ना फ्रेंच में होती है. तो ये फ्रेंच जो है वो क्या इंडिकेट करता है? रेडियस ऑफ द कैथेटर, outer diameter of the catheter, inner diameter of the catheter, circumference of the catheter. Always remember outer diameter of the catheter. ये जो फ्रेंच होता है ये इंडिकेट करता है आउटर डायमीटर ऑफ द कैथेटर, ना ये रेडियस ऑफ कैथेटर होता है, ना इनर डायमीटर ऑफ कैथेटर होता है, एंड ना ही सरकमफेरेंस ऑफ कैथेटर होता है. ठीक है, सो जो फ्रेंच होता है, जब हम कहते हैं कि कितने फ्रेंच का कैथेटर देना है, so this French always indicates outer diameter of the catheter. Clear? Okay, next question. A client after automobile accident brought to the emergency department. His BP is 100/80, heart rate is 52 beats per minute, warm, dry skin, patient may suffer from. See, patient को क्या क्या हो रहा है? ऑटोमोबाइल एक्सीडेंट हुआ, पेशेंट को जो बीपी है वो 100/80 है, हार्ट रेट जो है वो 52 है, स्किन कैसी है? वार्म है, ड्राई है, पेशेंट में सफर फ्रॉम. ठीक है, स्पाइनल शॉक, ऑटोनॉमिक डिसरिफ्लेक्सिया, इन्फेक्शन या फिर हाइपोक्सिया हो गया है. सी, हाइपोक्सिया में सैचुरेशन कम होता है, ठीक है, ब्रेडिकार्डिया भी जाता है, ठीक है, बट वार्म स्किन नहीं होती. इन्फेक्शन में कभी भी पल्स रेट जो है वो इंक्रीज होता है, ठीक है. ऑटोनॉमिक डिसरिफ्लेक्सिया में भी हमेशा इंक्रीज होगा, ठीक है. सो स्पाइनल शॉक या फिर हम कह सकते थे न्यूरोजेनिक शॉक, ठीक है. स्पाइनल शॉक में क्या होता है? इमीडिएट टेम्पररी लॉस ऑफ टोटल पावर, सेंसेशन एंड रिफ्लेक्सेस बिलो द लेवल ऑफ इंजुरी. एक होता है न्यूरोजेनिक शॉक. न्यूरोजेनिक शॉक में क्या होता है? सडन लॉस ऑफ द सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम सिग्नल. ठीक है, सो यहाँ पे आपका आंसर किसका आ जाएगा? शॉक, क्योंकि बीपी जो है वो स्लोली कम हो रहा है, एकदम से कम नहीं हो रहा है, लेकिन यस, हार्ट रेट्स आर डिक्रीजिंग, वो 60 से काफी कम चल रहे हैं. ठीक है, तो ये कंडीशन किस चीज को इंडिकेट करती है? स्पाइनल शॉक को. क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. एग्जाम्पल ऑफ गेटवे सब्सटेंस अब्यूज. यस, गेटवे सब्सटेंस अब्यूज मतलब क्या होता है? जो किसी की आदत लगाते हैं, ठीक है, हैबिट स्टिमुलेटिंग या फिर हैबिट फॉर्मिंग ड्रग. गेटवे सब्सटेंस क्या होते हैं? हैबिट फॉर्मिंग ड्रग्स. तो ऐसी कौन से यहाँ पे ऑप्शंस है जो हैबिट बना सकते हैं, आदत लगा सकते हैं? स्मोकिंग, अल्कोहल, कैनाबीज, ऑल ऑफ द अबव. यस, वेरी गुड, ऑल ऑफ द अबव. क्योंकि कैनाबीज, अल्कोहल, स्मोकिंग ये सारे ही ऐसे ड्रग्स है जो कि गेट वे सब्सटेंस अब्यूज में आते हैं, जो कि हैबिट फॉर्म करवाते हैं. ठीक है, कैसी हैबिट? बुरी हैबिट. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. अ टॉडलर विद द हीमोफीलिया, ठीक है, एक टॉडलर है ब्लीडिंग डिसऑर्डर वाला एंड एडमिटेड इन द हॉस्पिटल. विच ऑफ द फॉलोइंग नर्सिंग इंटरवेंशन वुड बी कॉन्ट्रा इंडिकेटेड एक्सेप्ट. क्वेश्चन को समझो. एक टॉडलर है, ठीक है, जिसको हीमोफीलिया हुआ है, जो एडमिट हुआ है हॉस्पिटल में, जिसको ब्लीडिंग डिसऑर्डर है, ठीक है. विच ऑफ द फॉलोइंग नर्सिंग इंटरवेंशन वुड बी कॉन्ट्रा इंडिकेटेड. सारे के सारे नर्सिंग इंटरवेंशन जो है वो कॉन्ट्रा इंडिकेटेड रहेंगे किसी एक को छोड़ के. ठीक है, ऑब्टेन अ रेक्टल टेम्परेचर, ओके, शेविंग द क्लाइंट विथ इलेक्ट्रिक रेजर, brush and floss the client's teeth, administering aspirin for pain. Now, see, obtaining a rectal temperature. अगर आपने rectal temperature से, सॉरी, rectus से टेम्परेचर लिया तो वहां पे ब्लीडिंग हो सकती है. रेक्टल को इंजुरी हुई तो बिकॉज हीमोफीलिया ब्लीडिंग डिसऑर्डर है, तो ये कॉन्ट्रा इंडिकेटेड रहेगा. यस. ब्रश एंड फ्लॉस द क्लाइंट टीथ. अगर ब्रश कर रहे हैं टीथ को तो गम ब्लीडिंग हो सकती है, तो ये भी कॉन्ट्रा इंडिकेटेड रहेगा. एडमिनिस्ट्रिंग एस्पिरिन फॉर पेन. एस्पिरिन जो है वो क्या करती है? ब्लड थिनर करती है, तो अगर आपने एस्पिरिन दी तो वो भी जो है ब्लीडिंग डिसऑर्डर कर सकती है, तो हम उसको लिए क्या करेंगे? कॉन्ट्रा इंडिकेटेड करेंगे. बट शेविंग द क्लाइंट विथ द इलेक्ट्रिक रेजर,
क्यों इलेक्ट्रिक रेजर से अगर हमने यूज किया तो कुछ नहीं होगा? सी, कभी भी ब्लीडिंग डिसऑर्डर वाले पेशेंट में हम जो स्ट्रेट वाला रेजर होता है वो यूज नहीं करते, वी ऑलवेज शेव द क्लाइंट विथ इलेक्ट्रिक रेजर। तो अगर किसी पेशेंट को हीमोफीलिया है तो हम रेक्टल टेम्परेचर से ब्लड टेम्परेचर नहीं ले सकते, ठीक है, ब्रश जो है वो नहीं कर सकते, क्लाइंट को ब्रश करने के लिए मना करना पड़ेगा बिकॉज ब्लीडिंग हो सकती है, एंड एस्पिरिन जो है वो हम नहीं देंगे बिकॉज वो और ज्यादा ब्लीडिंग डिसऑर्डर, ब्लीडिंग टेंडेंसी को बढ़ा देगा, ठीक है। बट यस, वी कैन शेव द क्लाइंट विद इलेक्ट्रिक रेजर बट नॉट विद द शार्प रेजर। क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। Which scale is used to measure OCD? NIMH, GOCS, HRSD, PANS and BPRS? Yes, BPRS and PANS किसके लिए यूज किया जाता है? यूज फॉर स्कीजोफ्रेनिया। किसके लिए यूज किया जाता है? स्कीजोफ्रेनिया, ठीक है। एंड HRSD का फुल फॉर्म क्या होता है? यस, हैमिल्टन रेटिंग स्केल फॉर डिप्रेशन। हैमिल्टन रेटिंग स्केल फॉर डिप्रेशन। एंड ये NIMH GOCS क्या होता है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ ग्लोबल ऑब्सेसिव कंपल्सिव स्केल। तो OCD क्या है? ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। तो उसको मेजर करने के लिए कौन सी स्केल यूज होगी? NIMH GOCS, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका करेक्ट होता है। व्हाट इज NIMH GOCS? राइट डाउन, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ ग्लोबल ऑब्सेसिव कंपल्सिव स्केल, ठीक है। ओके, लास्ट क्वेश्चन। इरेडिकेशन इज डिस्क्राइब्ड एज, इरेडिकेशन का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज को कंप्लीटली इरेडिकेट करना, निकाल के बाहर फेंक देना, ठीक है। सो अ डिजीज विच कंप्लीटली रिड्यूस्ड टू जीरो वर्ल्ड वाइड, एक ऐसा डिजीज जो कि पूरे दुनिया भर में, पूरे देश भर में कंप्लीटली जीरो हो चुका है। A disease has been reduced to zero in a specific region or the geographical area. Yes, एक डिजीज था जो कि जीरो पर तो आ गया लेकिन एक स्पेसिफिक रीजन, एक स्पेसिफिक एरिया में आया है, ठीक है। डिजीज हैज कंट्रोल्ड इन अ स्पेसिफिक जोग्राफिकल रीजन, एक डिजीज है जिसको हमने कंट्रोल किया है एक स्पेसिफिक जोग्राफिकल एरिया में। अ डिजीज विच इज नॉट कंट्रोलिंग इन अ स्पेसिफिक कम्युनिटी एरिया, ठीक है, एक ऐसा डिजीज जो कि बिल्कुल भी एक स्पेसिफिक कम्युनिटी एरिया में कंट्रोल नहीं हो रहा है, ठीक है। डिजीज हैज कंट्रोल्ड इन अ स्पेसिफिक जोग्राफिकल रीजन, नो, स्पेसिफिकली तो होता ही नहीं है। इरेडिकेशन मतलब होता है कि किसी भी चीज को कंप्लीटली जीरो करना वर्ल्ड वाइड में, वो होता है इरेडिकेशन, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। अब मुझे बताओ, अ डिजीज हैज बीन रिड्यूस्ड टू जीरो इन अ स्पेसिफिक रीजन और ज्योग्राफिकल एरिया, इसको हम क्या कहते हैं? एलिमिनेशन, ठीक है। ये क्या होता है? एलिमिनेशन, ठीक है। एंड इसका एग्जाम्पल क्या होता है? पोलियो। और इसका एग्जाम्पल क्या होता है? स्मॉल पॉक्स। इरेडिकेशन का एग्जाम्पल क्या है? स्मॉल पॉक्स। क्लियर? ओके, so thank you so much. I hope this video will be helpful for all of you. Please study well. If you need any improvement, if you need any change, please let me know. Thank you.